हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ AK वर्मा पर। मित्रों, आज हम हिंदी की महामैराथन क्लास लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों को समाहित किया गया है। मित्रों, बिना लेट किए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मित्रों, यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मुहावरे लोकोक्तियों को वाक्य में प्रयोग करना। दूसरा है अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना। तीसरा है संदर्भ अनुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। और चौथा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों के अर्थ को समझना। तो मित्रों, यहाँ हम जो मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वो हमारे लिए है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। ओके मित्रों, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा तीसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, सीखना दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही है। पहला ऑप्शन है, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और उसे छात्रों को संतुष्ट करने वाला हो। तो दूसरा ऑप्शन है, सीखने की किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता। तीसरा ऑप्शन है, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। और चौथा ऑप्शन है, बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां या संकेत करती हैं कि किसी प्रकार का सीखना नहीं हुआ। तो मित्रों, यहाँ हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा, सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही रहेगा। मित्रों, यहाँ प्रिंटिंग में थोड़ा दिक्कत हो गई है, इसलिए हम सही आपसे बोल रहे हैं कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, प्रभहि चितय पुनि चितमहि राजत लोचन लोल खेलत मनसिज मीन जुग जन विधु मंडल डोल। उसके बाद मित्रों, यहाँ इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है, लोचन लोल का तात्पर्य है। तो मित्रों, यहाँ आपको लोचन लोल का तात्पर्य बताना है। पहला ऑप्शन है लाल नेत्र, दूसरा है बंद नेत्र, तीसरा है चंचल नेत्र और चौथा है गोल नेत्र। तो मित्रों, यहाँ लोचन लाल का जो अर्थ है वो है हमारा चंचल नेत्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, नेत्रों के सौंदर्य वर्णन में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है उपमा, तीसरा है अनुप्रास और चौथा है उत्प्रेक्षा। तो मित्रों, यहाँ जो प्रयुक्त अलंकार है वो आपको बताना है। तो मित्रों, यहाँ जो प्रयुक्त अलंकार है वो हमारा अनुप्रास अलंकार है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। मित्रों, जो ऊपर पंक्तियाँ दी गई हैं उसमें आपको छंद बताना है। तो मित्रों, जो पंक्तियाँ दी गई हैं, प्रभु ही चितय मुनि पुनि चितमहि राजत लोचन लोल खेलत मनसित मीन जुग जन विधु मंडल डोल। तो मित्रों, प्रस्तुत पंक्तियों में दोहा छंद है, क्योंकि जहाँ प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, वहाँ जो हमारा छंद होता है वो होता है दोहा, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा पहला सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दी गई पंक्तियाँ किस भाषा की हैं। तो इसमें मित्रों आपको बताना है जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो किस भाषा की हैं। तो मित्रों, पहला ऑप्शन है खड़ी बोली, दूसरा है ब्रज भाषा, तीसरा है अवधी और चौथा है मगधी। तो यहाँ ऑप्शन मित्रों हमारा राइट रहेगा ब्रज भाषा। वो जो पंक्तियाँ दी गई हैं वो ब्रज भाषा की हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दी गई पंक्तियों में मनसिज का पर्याय निम्न विकल्पों में से नहीं है। तो इसमें मित्रों बताना है आपको मनसिज का पर्याय निम्न विकल्पों में से नहीं है। तो यहाँ मित्रों दी गई पंक्तियाँ जो हैं उसमें आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है मनोज, दूसरा है मदन, तीसरा है कंदर्प और चौथा है कृष्णा। तो मित्रों, दी गई पंक्तियों में मनसे शब्द का जो पर्यायवाची वो कृष्णा नहीं है, समझ गए मित्रों। और मनोज भी है, मदन भी है और कंदर्प भी है, कृष्णा नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए राइट आंसर होगा हमारा कृष्णा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
व्यर्थ शब्द में किस वर्ण की संधि हुई है? मित्रों आपको बताना है व्यर्थ शब्द में किस वर्ण की संधि हुई है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वा धन आ, दूसरा है वी धन आ, तीसरा ऑप्शन है ई धन आ और चौथा ऑप्शन है ई धन आ। तो मित्रों जो व्यर्थ शब्द है उसमें ई धन आ है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा चौथा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। तो मित्रों यहाँ जो 4 शब्द दिए गए हैं इसमें आपको जो है भिन्न अर्थ वाला जो शब्द है उसको बताना है। पहला ऑप्शन है तुरंग, दूसरा है मृगेंद्र, तीसरा है मृगराज और चौथा है व्याघ्र। तो मित्रों तुरंग का जो अर्थ होता है वो होता है घोड़ा और मृगेंद्र, मृगराज और व्याघ्र शब्द जो है ये जो है ये मित्रों शेर के लिए प्रयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ जो तुरंग शब्द है ये भिन्न अर्थ वाला है, इसलिए राइट आंसर हमारा रहेगा नंबर 1 विकल्प तुरंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों बताना है अगला प्रश्न अंतस्थ वर्ण हैं। पहला ऑप्शन है का, खा, गा, घा, चौथा है या, रा, ला, वा, सा, हा, टा, ठा, डा, ढा। तो मित्रों आपको बताना है अंतस्थ वर्ण क्या है। तो मित्रों अंतस्थ वर्ण होते हैं वो होते हैं या, रा, ला, वा, ऑप्शन नंबर दूसरा राइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्योन्याश्रित का अर्थ है। मित्रों यहाँ जो अन्योन्याश्रित है इसका मित्रों आपको सही अर्थ बताना है। तो मित्रों पहला ऑप्शन है किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना और किसी को आश्रित बना देना। तो मित्रों जो अन्योन्याश्रित है इसका अर्थ जो होता है वो होता है किसी पर आश्रित ना होना नहीं होगा मित्रों, यहाँ होगा किसी एक दूसरे पर आश्रित होना। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उदंत मार्तंड क्या है? मित्रों बताना है जो उदंत मार्तंड है वो क्या है। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, दूसरा है नाटक संग्रह, तीसरा है महाकाव्य और चौथा है निबंध संग्रह। तो मित्रों जो उदंत मार्तंड है ये हमारा समाचार पत्र है, ऑप्शन नंबर पहला राइट रहेगा। मित्रों हमने इसमें हिंदी साहित्य से और हर टॉपिक से जो है प्रश्न लिए गए हैं और जितने भी पिछले प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए हम उनको लेकर आए हैं, जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। मित्रों अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो कि हमने आपके लिए थोड़ी भी मेहनत की है तो कृपया जो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है 13 नंबर, यदि गद्य लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है मित्रों? तो यहाँ आपको बताना है जो गद्य यदि लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। तो पहला ऑप्शन इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र का कथन है, दूसरा रामचंद्र शुक्ल जी का है, तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है या चौथा है रामविलास शर्मा जी का है। शर्मा है यहाँ मित्रों, रामविलास शर्मा। तो यहाँ हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा रामचंद्र शुक्ल जी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? पहला ऑप्शन है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, दूसरा है उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तीसरा है उसके प्रयोग का समर्थन करना और चौथा है भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो मित्रों आपको बताना है भाषा विकास में सहयोग जो करने का गलत तरीका है वो है अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। समझ गए मित्रों? तो जो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा आंसर नंबर दूसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा का आरंभ किससे होता है? मित्रों यहाँ आपको बताना है जो भाषा का आरंभ होता है वो किससे होता है। शब्द से होता है, ध्वनि से होता है, अर्थ से होता है या स्वरूप से होता है। तो मित्रों जो भाषा का आरंभ होता है वो ध्वनि से होता है, क्योंकि जो कोई भी बच्चा है वो सर्वप्रथम ध्वनि अर्थात वर्ण या अक्षर का उच्चारण करना सीखता है। समझ गए मित्रों? तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 ध्वनि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। पहला ऑप्शन है सभी विषयों का मूल्यांकन, दूसरा है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, तीसरा है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और चौथा है शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो मित्रों यहाँ को बताना है कि सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है उसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो मित्रों जो शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होता है वो होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है। समझ गए मित्रों? यहाँ ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो अर्थ होता है वो यही होता है, क्योंकि बच्चे का सर्वांगीण विकास शैक्षिक व शैक्षिक दोनों क्षेत्रों पर ही निर्भर करता है। समझ गए मित्रों?
बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। समझ गए? तो यहाँ जो सीमा है वो हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन जो रीना है वो उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के रिक्त स्थान को दर्शाता है। मित्रों, पहला ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नता, दूसरा है अंतः संबंध, तीसरा है निरंतरता और चौथा है सामान्य से विशिष्ट की ओर। तो मित्रों, जो सीमा है वो हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि रीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास को वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। इसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है उसको दर्शाता है। मित्रों, अंतर संबंध, निरंतरता और सामान्य से विशिष्ट, ये सब राइट आंसर नहीं है आपके। राइट आंसर पहला है व्यक्ति भिन्नता, क्योंकि हर व्यक्ति की जो भिन्नताएं होती हैं और अर्जन करने की क्षमता होती है, अधिगम करने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस एक प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? समझ गए मित्रों? पहला ऑप्शन है लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कदम पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन है आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। तीसरा ऑप्शन है सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया, इस वाक्य को क्रमवाची में बदलिए। और चौथा ऑप्शन है कमल और सूर्य के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो मित्रों, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की जो अभिव्यक्ति है, छात्र की अभिव्यक्ति परखना है अगर आपको, तो किस प्रश्न को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? तो मित्रों, लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन पर आप अपने विचार व्यक्त कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों से बच्चों की सृजनशीलता व मौलिकता स्पष्ट रूप से व्यक्त होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला है वो राइट रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है बताना। मित्रों, पहला ऑप्शन है पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, दूसरा है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर देना, तीसरा है निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा चौथा है परीक्षा का आयोजन करना। तो मित्रों, जो भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो मित्रों परीक्षा का आयोजन करना ये तो हो नहीं सकता। निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना, ये तो एक फॉर्मेलिटी हुई है। दोनों ऑप्शन मित्रों तो फॉर्मेलिटी है। पाठ सहगामी क्रियाओं का जो आयोजन है वो भी यहाँ राइट नहीं होगा। और राइट आंसर जो होगा हमारा वो होगा भाषा के प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर आप अगर बालक को देंगे तभी वो करके सीखेगा और ज्ञान का अर्जन करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ दूसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि। मित्रों, यहाँ एक पैराग्राफ दिया गया था, लेकिन हम पैराग्राफ यहाँ नहीं लिख कर लाए हैं, लेकिन फिर भी मित्रों आप लोग जो है अपने विवेक के आधार पर इन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है पैराग्राफ से, 3-4 क्वेश्चन है बस। तो मित्रों, जो पहला ऑप्शन है वह विज्ञान। मित्रों, जहाँ दो वह हो गए हैं, एक वह नहीं है। वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। दूसरा ऑप्शन है उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है। और चौथा ऑप्शन है वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है। समझ गए मित्रों? आपको बताना है आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि जो है उसका जो आत्मविश्वास है वो लुप्त होता जा रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ दूसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता। पहला ऑप्शन है साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। मित्रों, यहाँ चेतना होना चाहिए, चेतना से निर्वासित हैं। विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। तीसरा ऑप्शन है भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। और चौथा ऑप्शन है जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। तो मित्रों, जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसमें आधुनिक मानव विकास का सर्वांगीण नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसके जीवन में आशातीत गतिशीलता का जो समावेश वो नहीं हुआ है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव विकास के एकाकीपन के लिए उत्तरदायी है। मित्रों, यहाँ मानव विकास के लिए एकाकीपन के लिए क्या उत्तरदायी है, इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुँच गए हैं। दूसरा ऑप्शन है नैतिक और आत्मिक मूल्यों का विकास नहीं हो रहा है।
तीसरा ऑप्शन है मनुष्य में साहित्य, कला और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर दिया है। और चौथा ऑप्शन है भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। तो मित्रों, मानव विकास के एकांकीपन के लिए मनुष्य द्वारा साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत जो है मित्रों कर देना ही इसमें आपका ऑप्शन जो है वो राइट रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा सही रहेगा। मानव विकास के एकाकीपन के लिए यही उत्तरदायी है, मनुष्य में साहित्य, कला और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत करना। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ बन सकता है क्योंकि मानव आज अपने अस्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है। दूसरा ऑप्शन है नैतिक और आत्मिक मूल्यों का साथ साथ विकास नहीं हो रहा है। तीसरा ऑप्शन है आज मानव प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संदर्भ में शंकाग्रस्त है। और चौथा ऑप्शन है विकास के सूत्र विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं। तो मित्रों, यहाँ आपको बताना इसमें राइट आंसर कौन है कि विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ बन सकता है क्योंकि मित्रों नैतिक और आत्मिक मूल्यों का साथ साथ जो है वो विकास नहीं हो पा रहा है। ये यहाँ पर राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर दूसरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों, यहाँ आपको बताना है जो नेपथ्य शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। अब मित्रों ये व्याकरण के शब्द आ गए हैं। रंगमंच के सामने विशिष्ट दर्शकों का स्थान, दूसरा है कलाकारों का मेकअप रूम, तीसरा है वाद्य यंत्रों को रखने का स्थान और चौथा है रंगमंच के पीछे का स्थान। तो मित्रों जो नेपथ्य होता है उसका अर्थ होता है रंगमंच के पीछे का स्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में किस वाक्य में अपादान कारक है। तो मित्रों यहाँ आपको बताना है किस वाक्य में अपादान कारक है। पहला है राम ने रावण को तीर से मारा, दूसरा है मोहन से अब सहा नहीं गया और तीसरा है हिमालय से गंगा निकलती है और चौथा है चाकू से फल काटो। तो मित्रों हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से जो गंगा है उसका अलगाव होता है और वहाँ से पृथक हो रही है, इसलिए यहाँ पर जो है हमारा अपादान कारक होगा। निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है। मित्रों आपको बताना है इसमें कौन सा जो शब्द है वो उपसर्ग रहित है। सुयोग, सुरेश, विदेश, अत्यधिक। तो मित्रों यहाँ देखेंगे आप जो सुयोग में सु है, विदेश में बी है, अत्यधिक में अति है। लेकिन मित्रों जो सुरेश शब्द है इसमें कोई भी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से किसी में स्वर संधि है। आपको बताना है निम्नलिखित जो शब्द दिए गए इसमें किसमें स्वर संधि है। पहला ऑप्शन है एवं, दूसरा है रजनीश, तीसरा है तपोगुण और चौथा है सदाचार। तो मित्रों आपको यहाँ बताना है इसमें कौन से शब्द में जो है वो स्वर संधि है। मित्रों रजनीश शब्द में स्वर संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो होगा रजनी धन ईस। ओके मित्रों, यहाँ पर जो ई धन ई, माफ करिएगा मित्रों, ई धन ई के योग से यहाँ पर रजनीश में स्वर संधि हुई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी के प्रचार प्रसार में सर्वाधिक प्राचीन संस्था है। मित्रों आपको बताना है हिंदी के प्रचार और प्रसार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो प्राचीन संस्था है वो कौन सी है। पहला ऑप्शन है आर्य समाज, दूसरा है नागरी प्रचारणी सभा, तीसरा है साहित्य हिंदी सम्मेलन और चौथा है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। तो मित्रों जो ये नागरी प्रचारणी सभा है ये हिंदी के प्रचार और प्रसार में सर्वाधिक प्राचीन संस्था है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 16 जुलाई 1839 को हुई थी। समझ गए मित्रों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है। मित्रों आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द जो है वो प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है देव, दूसरा है नक्षत्र, तीसरा है छात्र और चौथा है प्राण। तो मित्रों यहाँ जो प्राण शब्द है ये प्रायः बहुवचन में प्रयोग होता है और देव, नक्षत्र तथा छात्र ये एक वचन में भी प्रयोग होते हैं।
पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों 30 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। मित्रों यहाँ आपको बताना है किस शब्द में शुद्ध वर्तनी है। पहला है सर्वोत्तम, दूसरा है सांसारिक, तीसरा है दीर्घायु और चौथा है ज्योत्सना। तो मित्रों यहाँ जो ज्योत्सना शब्द है ये हमारा जो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। मित्रों 30 प्रश्न हमने हल कर लिए हैं और आगे की सीरीज में 30 प्रश्न और हैं। मित्रों आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रहा हूं कि अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत लोगों के साथ पहुंच सके और उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। बढ़ते मित्रों अगले प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार नहीं है। मित्रों यहाँ आपको बताना है संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है आज्ञार्थक वाक्य और चौथा है संयुक्त वाक्य। तो संरचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये संरचना के आधार पर होते हैं, लेकिन मित्रों जो आज्ञार्थक होता है संरचना के आधार पर नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा तीसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सुदामा के तंदुल का अर्थ है। तो मित्रों आपको यहाँ बताना है सुदामा के जो तंदुल हैं उनका क्या अर्थ है। पहला ऑप्शन है गरीबी में जीना, दूसरा है गरीबी में भी तंदुल का शौक रखना, और तीसरा है मित्रों सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, और चौथा है बढ़ चढ़कर बातें करना। तो मित्रों जो सुदामा के तंदुल का जो सही अर्थ होगा मित्रों सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, सही रहेगा ऑप्शन आपका। अगला प्रश्न है मित्रों, खरी मंजूरी चोखा काम। मित्रों आप लोगों ने कहावत सुनी भी होगी, तो मित्रों इसका अर्थ जो है आप लोगों को बताना है। मित्रों खरी मंजूरी चोखा काम, पहला ऑप्शन है लोग मजदूरी की परवाह करते हैं कार्य की नहीं, दूसरा है साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, और तीसरा ऑप्शन है पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है, और चौथा ऑप्शन है बिना काम के दौलत चाहना। तो मित्रों यहाँ जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा पूरी मजदूरी देने पर अच्छा कार्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। आपको बताना है मित्रों यहाँ हिंदी भाषा शिक्षण की जो कौन सी विधि है। तो मित्रों यहाँ पहला ऑप्शन है अनुकरण विधि, दूसरा है आगमन निगमन विधि, और तीसरा है भाषा प्रयोगशाला विधि, और चौथा है ये सभी। तो मित्रों अनुकरण विधि भाषा शिक्षण की अनौपचारिक विधि है, जिसमें बालक अपने परिवार या समाज में अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करके भाषार्जन करता है। आगमन विधि में विद्यार्थियों को उदाहरण देकर नियमों के विषय में बताया जाता है। और मित्रों भाषा प्रयोगशाला विधि कंप्यूटरीकृत प्रयोगशाला में भाषा सीखने की विधि है, और इसलिए यहाँ जो हमारा राइट आंसर रहेगा मित्रों वो रहेगा ये सभी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मित्रों गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। तो पहला ऑप्शन है छात्र को घर पर व्यस्त रखना, दूसरा है पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, तीसरा ऑप्शन है सुलेख की योग्यता का विकास करना, और चौथा ऑप्शन है संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो मित्रों यहाँ जो गृह कार्य का जो है आपको उद्देश्य बताना है कौन सा उद्देश्य है। तो मित्रों यहाँ जो राइट आंसर रहेगा हमारा पढ़ाए गए पाठ को दोहराने की प्रकृति। जैसे छात्र को अगर शिक्षक जो गृह कार्य देता है तो छात्र आकर उसको घर पर दोहराता है, जिससे जो है उसका दोहराव हो जाता है और उसको सीखने में आसानी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों भाषा शिक्षण के उपागम हैं। पहला ऑप्शन है मित्रों भाषा संसर्ग उपागम, और दूसरा है रचना शिक्षण उपागम, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों जो भाषा शिक्षण के उपागम है ये दोनों हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा, दोनों। भाषा संसर्ग उपागम और रचना शिक्षण उपागम दोनों भाषा शिक्षण के उपागम हैं। बढ़ते हैं मित्रों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। जो छात्र हैं उनके शब्द भंडार में जो वृद्धि करना है उसके क्या क्या उपाय हैं मित्रों आपको बताना है। तो यहाँ पहला ऑप्शन है शब्दकोश का उपयोग, दूसरा है छात्रों के स्वाध्याय की प्रकृति को बढ़ाना, तीसरा है शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो मित्रों यहाँ जो ये तीनों हैं तीनों जो है शब्द भंडार में वृद्धि के जो उपाय हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ डी सही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न है
आगमन विधि के रूपों की संख्या है। मित्रों आपको बताना है जो आगमन विधि हैं उनके कितने रूप होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 2, तीसरा है 7 और चौथा है 3। तो मित्रों यहाँ पर जो आगमन विधि है उसके 2 रूप होते हैं। एक होता है मित्रों प्रयोग विधि, और दूसरा जो मित्रों हमारा होता है वो होता है सह संबंध विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों अगला प्रश्न है शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। तो आपको बताना है जो शिक्षण कौशल है उसका उपयोग कहाँ किया जाता है। मित्रों एक प्रश्न छूट गया है हमको लगता है, नहीं छूटा नहीं। शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कक्षा के अंदर, दूसरा है कक्षा के बाहर, तीसरा है उपरोक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों शिक्षण कौशल का जो प्रयोग है वो कक्षा के अंदर भी किया जाता है और कक्षा के बाहर भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सही रहेगा, उपरोक्त दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। मित्रों आपको बताना है जो लिखित अभिव्यक्ति है उसका साधन इसमें कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन है मित्रों पत्र लेखन, दूसरा है निबंध लेखन, तीसरा है वाद विवाद और चौथा है नाटक लेखन। तो मित्रों जो लिखित अभिव्यक्ति के साधन है हमारा पत्र लेखन है, निबंध लेखन है और नाटक लेखन है। ये जो है हमको मतलब लिखित अभिव्यक्ति के साधन है, लेकिन जो वाद विवाद मित्रों हमारा है ये लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ तीसरा सही रहेगा, वाद विवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मित्रों अगला प्रश्न है बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। मित्रों बालकों को लिखना सिखाने के पहले यह आवश्यक है। पहला ऑप्शन है अच्छा सिखाना, दूसरा है बाराखड़ी सिखाना, तीसरा है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना और चौथा ऑप्शन है उनको क्रियाशील बनाना। तो मित्रों जो बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है कि उनके अंदर लेखन के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न अगर करी जाए तभी वो बच्चे जो है अच्छे से लिखना सीख पाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ तीसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। जो प्रिंट मीडिया है मित्रों उसमें किस चीज़ को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन है समाचार पत्र, दूसरा है पत्रिकाएं, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है विद्यालय पत्रिकाएं। तो मित्रों जो प्रिंट मीडिया है उसमें जो है हम पाठ्य पुस्तकों को सम्मिलित नहीं करते हैं। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और विद्यालय पत्रिकाएं ये जो है ये हमारे प्रिंट मीडिया के भाग होती हैं, लेकिन जो पाठ्य पुस्तक होती है प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं की जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सी सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मित्रों साइट क्या है। आपको बताना है जो साइट है वो क्या है। तो पहला ऑप्शन है टीवी चैनल, दूसरा है उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, तीसरा है उपयुक्त दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों इसका जो साइट है इसका जो फुल फॉर्म है ये है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट, और यह एक प्रायोगिक उपग्रह संचार परियोजना है जिसकी भारत में सन 1975 मित्रों 1975 में शुरुआत हुई थी, इसलिए यहाँ हमारा जो ऑप्शन नंबर सही रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर दूसरा, उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन है रटाई से मुक्ति, दूसरा है पाठ्यक्रम व्याप्ति, तीसरा है निष्पक्ष मूल्यांकन, चौथा है विद्यार्थियों का हित। तो मित्रों जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है वो होता है निष्पक्ष मूल्यांकन, क्योंकि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसको अगर कई भी एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी को चेक करते हैं या उसका मूल्यांकन करते हैं तो आप उनके जो अंक हैं वो समान रहते हैं। अन्य जो परीक्षाएं होती हैं प्रश्न होते हैं जैसे लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, उनमें जो है अगर कई लोग उसका मूल्यांकन करते हैं तो उनमें अंकों में भिन्नता आ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। मित्रों पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, दूसरा है अति लघुत्तरात्मक, तीसरा है निबंधात्मक, चौथा है लघुत्तरात्मक। मित्रों जो विचारों की जो अच्छी अभिव्यक्ति होती है
वो वस्तुनिष्ठ में तो हो नहीं सकती। अति लघुतरात्मक में कोई अपनी बातों को कह नहीं सकता, लघुतरात्मक में भी कोई अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए हमारा राइट आंसर रहेगा निबंधनात्मक। निबंधात्मक जो है, जो प्रश्न हो, निबंधात्मक जो टॉपिक होते हैं उसके माध्यम से हम किसी के विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति के विषय में जान सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है? मित्रों, आपको यहाँ बताना है किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है। किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताया है? पहला ऑप्शन है मॉरिसन, दूसरा है हर्बर्ट, तीसरा है ब्लूम, चौथा है क्रेथवाल। तो मित्रों, यहाँ जो राइट आंसर रहेगा हमारा ब्लूम, BS। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा, पहला ऑप्शन है अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं, दूसरा छात्रों के घायल होने का उपचार करते हैं, और तीसरा ऑप्शन है छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं, और चौथा ऑप्शन है कुछ कह नहीं सकते। मित्रों, उपचारात्मक जो शिक्षण होता है ये होता है छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण। अध्यापकों की कमियों का इससे कोई मतलब नहीं है। छात्रों के घायल होने पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा और निजी मतलब जो स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है वहाँ पर ले जाया जाता है। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन है वो सही रहेगा आपका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किस कक्षाओं में करना चाहिए? मित्रों, आपको बताना है उच्चारण सुधारने का जो कार्य है वो किस कक्षाओं में करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रारंभिक, दूसरा है माध्यमिक, तीसरा है उच्च माध्यमिक, चौथा है उच्च कक्षाओं। मित्रों, जो उच्चारण होता है उसको सुधारने का जो कार्य होता है वो हमारे प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाता है, क्योंकि जो प्रारंभिक कक्षाओं में बालक छोटा होता है तब उसको उच्चारण का सुधार किया जाता है, जिससे आगे चलकर उसके उच्चारण में कोई दिक्कत ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह शब्द बताइए जिसमें संग और प्रत्येक दोनों का प्रयोग हुआ है। मित्रों, ये प्रश्न जो है ये लिखने में गलत हो गया है। ये संग और प्रत्येक नहीं है, यहाँ संधि और प्रत्यय होना चाहिए। इसमें आपको बताना है वह शब्द बताइए जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है रंगीनियों, दूसरा है ध्वंसावेशों, तीसरा है अधीरता और चौथा है संप्रदायवाद। तो मित्रों, आपको उस शब्द का चयन करना है जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों हो। तो मित्रों, यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा डी सही रहेगा। संप्रदायवाद शब्द में संधि और प्रत्यय दोनों हैं। समधन प्रदाय समधन प्रदाय शब्दों के मध्य व्यंजन संधि हुई है तथा वाद जो है वो बाद में प्रत्यय जोड़ा गया है। इसमें जो व्यंजन संधि है उसमें जो प्रत्यय जोड़ा गया है वो है वाद। इसलिए मित्रों, यहाँ संप्रदायवाद है, इसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। मित्रों, आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द है जिसमें समास और उपसर्ग दोनों का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है घात प्रतिघात, दूसरा है भारतवासियों, तीसरा है कर्मयोगी, चौथा है आत्मनिर्भरता। तो मित्रों, घात प्रतिघात में जो है वो द्वंद्व समास है। मित्रों, घात प्रतिघात में जो हमारा है वो द्वंद्व समास है मित्रों। और इसमें जो मतलब उपसर्ग का प्रयोग किया गया है प्रतिघात जो मित्रों है, प्रतिघात में वो प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। इसमें द्वंद्व समास है तथा घात और प्रतिघात के प्रति में जो है वो प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। पहला ऑप्शन है मानवीय, दूसरा है मानवता, तीसरा है अधीर और चौथा है विखंडित। तो मित्रों, यहाँ विखंडित में बी उपसर्ग, विखंडित जो शब्द है मित्रों 4 नंबर ऑप्शन, इसमें बी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है तथा इत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। विखंडित में बी उपसर्ग तथा
जो इत है वो प्रत्यय का प्रयोग किया गया। मित्रों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो उपसर्ग है वो वाक्य शब्द के पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है उसका जो प्रयोग है वो शब्द के अंत में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मित्रों यहाँ आपको बताना है कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है। पहला है लोमहर्षक, दूसरा है आत्मनिर्भरता, तीसरा है देशवासियों और चौथा है सर्वाधिक। तो मित्रों लोमहर्षक का अर्थ जो है वो होता है रोम को हर्षित करने वाला। यहाँ लोमहर्षक समस्त पद का विग्रह करने पर जो को शब्द आता है मित्रों, जैसे रोम को इसका अर्थ होता है रोम को हर्षित करने वाला, रोम को। तो मित्रों को में होता है जो वो होता है कर्म, कर्ता ने कर्म को। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा को विभक्ति के आ जाने की वजह से यहाँ हमारा जो होगा कर्म तत्पुरुष समास होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर मित्रों। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? मित्रों आपको तत्सम शब्द बताना है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता, दूसरा है श्रद्धा और तीसरा है झोपड़ियों और चौथा है आज़ादी। तो मित्रों यहाँ आपको राइट आंसर जो देना है वो देना है श्रद्धा को, क्योंकि जो श्रद्धा है ये तत्सम शब्द है और स्वतंत्रता, झोपड़ियों तथा आज़ादी जो है हमारे तत्सम शब्द नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? आपको बताना है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। शाम, रात, कलेवा और आँखें। तो मित्रों शाम होती है ये भी स्त्रीलिंग है, रात होती है ये भी स्त्रीलिंग है, आँखें आंसू से भर आई ये भी स्त्रीलिंग है, लेकिन जो कलेवा शब्द है ये हमारा पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 55 नंबर अगला प्रश्न है हमारा। कुसुम शाम को घर गई, कुसुम शाम को घर गई, इस वाक्य में कौन सा काल है? आपको काल बताना है मित्रों। तो पहला ऑप्शन है सामान्य भूत, दूसरा है आसन्न भूत, तीसरा है पूर्ण भूत और चौथा है संदिग्ध भूत। तो मित्रों कुसुम शाम को घर गई एक सामान्य भूत का वाक्य है। मित्रों इसमें जो काल है हमारा सामान्य भूत काल है। क्रिया के जिस रूप से बीते समय का निश्चित ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मित्रों क्रिया के जिस रूप से बीते समय का निश्चित ज्ञान हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किसी शब्द का बहुवचन नहीं बनता। आपको बताना है कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद भी इनमें से कौन सा शब्द है जिसका जो है बहुवचन नहीं बनता है। तो मित्रों पहला ऑप्शन है घी, दूसरा है गीत और तीसरा है घर तथा चौथा है सखी। मित्रों गीत का गीतों हो जाएगा, घर का घरों हो जाएगा, सखी का सखियों, लेकिन जो घी है इसका जो है हमारा बहुवचन नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा पहला सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें किसी शब्द का लिंग नहीं बदलता। इसमें कौन सा शब्द है मित्रों उसका जो लिंग वो है नहीं बदलता है। पहला ऑप्शन है चाचा, दूसरा है छात्र, तीसरा है साइकिल और चौथा है मामा। मित्रों चाचा का चाची हो जाएगा स्त्रीलिंग, छात्र का छात्रा हो जाएगा, मामा का मामी हो जाएगा, लेकिन मित्रों जो साइकिल शब्द है इसका जो लिंग वो नहीं बदलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही रहेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? मित्रों इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है दर्शन, दूसरा है मन, तीसरा है पराठा और चौथा है सितार। तो मित्रों यहाँ ध्यान देंगे जो दर्शन शब्द हमारा है ये सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे। मित्रों ये एक वाक्य दिया गया, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे वाक्य है, आपको बताना है यह कौन सा वाक्य है। मित्रों पहला ऑप्शन है संकेतवाचक, दूसरा है विधानवाचक, तीसरा है इच्छावाचक, चौथा है विस्मयवाचक। तो मित्रों इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा इच्छावाचक। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। इसमें ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे एक इच्छावाचक वाक्य है। बढ़ते हैं आज का लास्ट प्रश्न है मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक, तो ये गलत हो गया है, अधिक पढ़ता है
मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय है, आपको बताना है इस वाक्य में क्या विधेय है। तो मित्रों यहाँ पर पहला ऑप्शन है छोटा भाई, दूसरा है धार्मिक पुस्तकें अधिक, तीसरा है मेरा भाई प्रशांत और चौथा है पढ़ता है। तो मित्रों मेरा छोटा भाई प्रशांत यह वाक्य का उद्देश्य व विधेय विस्तार तथा धार्मिक पुस्तकें अधिक। मित्रों धार्मिक पुस्तकें अधिक, जो धार्मिक पुस्तकें अधिक है ये विधेय का विस्तार है। ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा सही रहेगा बी। मित्रों ये रहे हिंदी के 60 प्रश्न। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।